वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 11th के फोर्थ लेक्चर, और वो भी कौन सा, लॉज ऑफ मोशन, मतलब गति के नियम चल रहा है आपका चैप्टर। तो गति के नियम में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे वो तो आपको पता चलेगा, लेकिन जो लोग पिछला लेक्चर थर्ड नहीं देखे वो फटाफट से जाके लेक्चर नंबर थर्ड जरूर देख लें ताकि आगे चलने में आसानी हो जाए। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ, ओके, तृतीय नियम। तो बच्चों तृतीय नियम का मतलब देखो, तृतीय नियम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में बिना इसके किसी भी सिस्टम पर कार्य पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसा नियम का मतलब क्या है कि अगर हम किसी पर एक्शन लगाते हैं, क्रिया लगाते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। और यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उतना ही बल वस्तु भी हम पर लगाती है। मतलब तृतीय नियम यह है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उतना ही समान बल वस्तु के द्वारा भी हमारे ऊपर लगाया जाता है। मतलब हर क्रिया की एक निश्चित प्रतिक्रिया होती है। तो बल के तृतीय नियम के अनुसार तृतीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्वारा लगाया गया बल के समान होता है तथा विपरीत होता है। अगर हम मेनली कहें कि किसी वस्तु पर प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अगर वस्तु पर बल लगा है तो उतना ही प्रतिक्रिया जरूर होगा, विपरीत दिशा में होगा। यही है आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये दुनिया का एक यूनिवर्सल लॉ है जिससे आप बच नहीं सकते, मतलब इससे आप छूटे नहीं। आइए देखते हैं कि कहां कहां एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि किसी तल पर, सरफेस पर चल रहे हैं आप, तो इसका एग्जाम्पल तल पर चलने में भी होता है, ठीक। अगर आप चलते हैं तो पहला तल पर चलने पर, अगर तल पर चलते हो तो तल पर चलते समय एक बात का ध्यान रखा जाता है कि आपके जो पैर के द्वारा सरफेस पर बल लगाया जाता है कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से बल लगाते हैं, पीछे की ओर बल लगाते हैं, ये आप पीछे की ओर बल लगा रहे हैं, ठीक है। जब ये पीछे की ओर बल लगाते हो इस तरीके से, तो इसकी प्रतिक्रिया आपको ऊपर की ओर देखने को मिलती है, ओके। हर प्रतिक्रिया, अगर आप बल लगाए प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तब आप ये तय माने कि आपका पैर अंदर चला जाएगा, तो प्रतिक्रिया होनी तय है। आपका भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं W, और इसको बैलेंस करने के लिए आपकी प्रतिक्रिया ही आपको सपोर्ट करेगी, और जिसका एक घटक जो हो जाएगा, इस R के दो घटक होंगे बच्चों। एक घटक होगा ऊपर की ओर जिसे हम R डैश कह सकते हैं, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर घटक कह सकते हैं, R भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको हटा करके केवल V भी लिख सकते हैं, वर्टिकल। R के एक घटक वर्टिकल होगा और एक ये वाला होगा, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। यहां वर्टिकल वाला घटक आपके
भार को बैलेंस कर लेगा, संतुलित करेगा। अब वहीं आपका क्षैतिज घटक आपको चलने के लिए हेल्प करेगा। मतलब बिना प्रतिक्रिया के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब प्रतिक्रिया का क्षैतिज घटक आपको चलने के लिए हेल्प करता है। अगर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो आप चल नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर नदी में तैरना है, नदी में तैरते समय, नदी में तैरते समय जब आप नदी में तैरते हो तो आपका जो हाथ होता है, जो आपके हाथ का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और आपकी बॉडी इधर होती। तो जब आप अपना हाथ आगे लेके जाते हो तो पानी को पीछे की ओर ढकेलते हो। जब पानी पीछे की ओर जाती है, मतलब जल पीछे की ओर जाएगा, तो आपकी बॉडी उसके रिजल्ट के तौर पर आगे की ओर बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि जल को पीछे की ओर ढकेला जाएगा, आपकी बॉडी कहां जाएगी? आगे की ओर। कहानी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर नदी में तैरना है तो भी आपको क्या करना होगा? क्रिया प्रतिक्रिया को ही फॉलो करना होगा। इसके अलावा नाव से तल पर उतरने पर अगर आपने देखा हो कभी कि अगर आप नाव से अगर तल पर उतर रहे हो, नाव से तल पर, ये तल है, तल पर उतर रहे हो और आपका जो पैर है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जब आप नाव से तल पर उतरते हो, ये सरफेस है आपका, अगर सरफेस पर उतरते हो तो आपका अगला पैर तो आगे जाने के लिए तैयार है और पिछला पैर पीछे वाले सरफेस को पीछे की ओर ढकेलता है। जब पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश करता है तो जिससे आपकी बॉडी परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया से आगे की ओर बढ़ती है। ये प्रतिक्रिया होगी और इस प्रतिक्रिया से एक घटक आपको आगे की ओर ले जाना चाहेगा। इसके परिणाम स्वरूप ये जो तल है वो पीछे की ओर ये खिसकेगा। यही वो एग्जाम्पल भी आपको समझाने की कोशिश करता है जो आप पहले में देखे थे। समझ रहे हैं? यहां पर भी आपने देखा था, लेकिन जमीन पीछे रह गया था क्योंकि जमीन का सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है, वो हमसे बहुत बड़ा मास में है। वहां पे आप ये चीज नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ पे आप देख पाते हो। क्लियर? अब हम थोड़ा देखेंगे कि और कहां आपने देखा है। इसके अलावा आपने इसको देखा होगा रॉकेट के उड़ने में। रॉकेट के उड़ने में, अगर रॉकेट के उड़ने की बात की जाए तो रॉकेट जब प्रोजेक्ट होता है तो नीचे से इससे हम कंटिन्यूअसली देखते हैं कि गैसेस निकलती हैं। जब ये गैसेस जितनी तेजी से निकलेंगी उसके परिणाम स्वरूप ये ऊपर की ओर उतनी ही तेजी से बल आरोपित करेगा। ये गैसेस निकलने से इसकी प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगती है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर उठेगा। बिना किसी गैस निकले कभी भी कोई रॉकेट ऊपर की प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रॉकेट के उड़ने में भी यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। जैसे फॉर एग्जांपल घोड़ा गाड़ी, आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी। तो घोड़े गाड़ी के चलने में, घोड़े गाड़ी के चलने में, तो इस समय क्या होता है कि घोड़े का जो पैर होता है, जब चलते समय उसका जो पैर का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कुछ इस तरीके से इसका अगला पैर इस तरीके से फोर्स जमीन पर अप्लाई करेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये इनके अगले पैर है। तो जब ये अगले पैर मतलब आगे की ओर चलने की कोशिश करता है, इसके साथ आपका जो कनेक्शन होता है कुछ इस तरीके से, आपका जो पूरा सेटअप है जिसमें आप बैठे हुए हो ये कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें आपका ये व्हील लगा हुआ है। आप जब आगे की ओर चलने की कोशिश करते हो तो घोड़े के
द्वारा, अगले पैर के द्वारा पीछे की ओर बल लगाया जाता है, ये बल लगाया गया और इस बल की प्रतिक्रिया क्या होती है बच्चों, आगे की ओर होती है। और जब आगे की ओर होगी मतलब ये कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया लगेगी, इसके दो घटक हो जाएंगे जैसा कि आप समझ पाते हैं, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल से आपका आगे बढ़ेगा और वहीं आपका वर्टिकल आपके घोड़े के वेट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन वही मैं इसकी बात करूं तो नीचे की ओर भार इसका और इसका ऊपर की ओर प्रतिक्रिया आर डैश जो होगी वो इसको सिर्फ बैलेंस करेगी, इसमें वो फ्रिक्शन देखने को नहीं मिल पाएगा। तो कहानी क्लियर हो रही है। तो कोई भी सिस्टम अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन चलने में हेल्प करेगा। बाकी इस व्हील के बारे में हम लोग डिटेल में अभी और भी आगे बात करेंगे वैसे। ओके, तो ये सारे सिस्टम जो आपने देखे ये क्लियर करता है कि बिना एक्शन रिएक्शन के मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के हमारा किसी सरफेस पर बल लगाना, किसी बॉडी पर बल लगाना, किसी सरफेस पर चलना इम्पॉसिबल है। बात समझ आ रही है। तो नेक्स्ट है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखिए बच्चों, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगे, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगे तो वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको ये पता है कि बल से ही संवेग में परिवर्तन होते हैं। बल नहीं लगेगा तो वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। संरक्षण में मतलब संवेग आपकी नियत रहेगी। तो यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तब वस्तु का रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है, न बदले, नियत रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। बात समझ आई? मतलब क्या है, अगर F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T की बात हो और यदि अगर हम F 0 कर दें, ये बाह्य बल लगाते हैं तब ये होता है। अगर F एक्सटर्नल बच्चों 0 कर दें, ठीक है, तब ये हो जाएगा डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू 0। और यहां से आप कह सकते हैं इसको डेल P इज इक्वल टू 0, बट याद रखिएगा समय कभी 0 नहीं होता, ठीक है, समय कांस्टेंट नहीं होता। फिर भी छोटे के लिए हम लगभग यहाँ पे मैथमेटिकली 0 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेल्टा P 0 होगा तो P क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, संरक्षित होगा। यही है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है आपके न्यूटन के तृतीय नियम से। तो न्यूटन का तृतीय नियम आपको अभी भी हमने बताया कि कैसे काम करेगा। तो आइए अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है, प्रूफ इसका। तो देखते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का सत्यापन। रेखीय संवेग संरक्षण का सत्यापन कैसे करेंगे? आइए देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या है, दो बॉडीज हैं, एक का नाम है 1 ऑफ कोर्स, दूसरे का नाम है 2। अगर ये दोनों एक दूसरे के मतलब साथ कोलाइड होते हैं, टक्कर करते हैं, तो ये इससे साथ जाके टक्कर करता है। तो जब इससे टक्कर करता है मतलब दूसरे वाले से टक्कर करता है तो इसका भी अपना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये इससे टक्कर करता है तो इसके साथ टक्कर होने पर इसके साथ टक्कर होने पर बल लगेगा और ये जो बल लगाएगा इस पर वो हो सकता है F12 और ये भी इस पर बल लगाएगा, वो कैसा लगाएगा, F21। बात समझ आ रही है? उतना ही बल लगेगा क्योंकि बिना बल लगाए इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसने जो बल लगाया वो हो सकता है F21, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी, इसकी दिशा इस पर लगने वाली विपरीत होगी क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही कहता है कि एक के द्वारा लगाया गया बल दूसरे के द्वारा लगाया गया बल समान और विपरीत होता है।
तो पहले बात करते हैं प्रथम बल पर, प्रथम बॉल पर, प्रथम गेंद पर। तो प्रथम गेंद पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा F12 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा P1 क्या है, पहले वाले गेंद के संवेग में परिवर्तन। ओके, अगर साथ में कांटेक्ट किसके साथ हुआ है, दूसरे के साथ हुआ है, तो दूसरे के लिए हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम लिख सकते हैं दूसरे वाले के लिए डेल P2 अपॉन, क्योंकि दूसरे के संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, न्यूटन के गति के किस तृतीय नियम से, तृतीय नियम क्या है बच्चों, तृतीय नियम है आपका वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ऑफ 21। यही नियम है कि पहले के द्वारा लगाया गया बल दूसरे के द्वारा लगाया गया बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, और बराबर होगा। मतलब हम यहां से ये लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ऑफ P1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी माइनस, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी। और टाइम देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेम है, सेम टाइम इंटरवल पर टकराए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहला वाला जल्दी टकराएगा दूसरा वाला बाद में, दोनों साथ टकराएंगे। तो ये हो गया प्लस डेल P2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हैं P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, जहां पे डेल्टा टी 0 नहीं हो सकता, याद है ना, समय कभी 0 होता नहीं है, बस छोटे के लिए हम मैथमेटिकली 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहां से P1 इज इक्वल टू P1, अब यहाँ डेल है, डेल का मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है टोटल, पहले भी वही था, मतलब इन दोनों के सिस्टम में आपस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे डेल्टा हटा देंगे, मतलब कुल टोटल निकालेंगे तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, अर्थात सिस्टम का संवेग, टोटल संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा, अर्थात निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित होगा, ये आप लिख लेंगे। तो ये प्रूफ करता है कि संवेग सदैव संरक्षित रहता है, किसमें, रेखीय संवेग में। ओके, तो अब किस नियम से आप पुष्टि कर सकते हैं, ये आप तृतीय नियम से पुष्टि कर सकते हैं। तो कहानी क्लियर हो गई। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए।